नमस्कार, रात के 10 बज रहे हैं। 24 घंटे 24 रिपोर्टर के साथ हाजिर हूं मैं रुबाना इसार खान। खबरों का हर रंग हमारे रिपोर्टर्स के साथ। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में अगले आधे घंटे में देश दुनिया की हर बड़ी खबर और शुरुआत शो की 4 बड़ी खबरों से। हमारे साथ होंगे अमन चोपड़ा। अमन बताएंगे ललित मोदी मदद विवाद में कांग्रेस का प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना, कहा सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे के मुद्दे पर पीएम चुप क्यों हैं। हमारे साथ होंगे एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा। पंकज झा बताएंगे सीएम अखिलेश से मिला पत्रकार जगेंद्र का परिवार, अखिलेश से 30 लाख का मुआवजा और 2 लोगों को नौकरी का भरोसा मिलने के बाद परिवार ने विरोध वापस लिया। हमारे साथ होंगी एबीपी न्यूज संवाददाता सरिता कौशिक। सरिता बताएंगी महाराष्ट्र के वर्धा में मिला मध्य प्रदेश के स्वतंत्र पत्रकार का शव, खनिज माफियाओं पर जलाकर मारने का आरोप है, 2 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। और हमारे साथ होंगे एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल। जगविंदर बताएंगे अफगानिस्तान की संसद पर हुए आतंकी हमले में 5 लोगों की मौत, 31 घायल, प्रधानमंत्री मोदी ने हमले की निंदा की। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। ललित मोदी मदद विवाद में सरकार को लगातार घेरने में जुटी है कांग्रेस। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। एक तरफ से उनकी मिनिस्ट्री अंडरटेकिंग देती है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इसको देख रहा है, एक्शन लिया जा रहा है, इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक लिया जाएगा। और दूसरा, विदेश में माननीय फाइनेंस मिनिस्टर अखबार वालों को कहते हैं ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन है दोनों के बीच में। प्रधानमंत्री जी जो अभी तक योग दिवस हो चुका है, अभी तक मौन व्रत में बैठे हुए हैं, तो मौन व्रत तोड़ें और मन की बात करें। प्रधानमंत्री ने अभी तक सार्वजनिक तौर पर इस पूरे विवाद पर कुछ भी नहीं कहा। ललित मोदी से जुड़े विवाद में राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे का केंद्र सरकार ने आज खुलकर बचाव किया। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वसुंधरा ने कोई गलती नहीं की है और केंद्र सरकार और पार्टी उनके साथ खड़ी है। जयपुर में गडकरी ने कहा कि वसुंधरा जी के बेटे को लेकर भी बेवजह सवाल उठाए जा रहे हैं। गडकरी ने कहा बिजनेस डील करना और किसी से लोन लेना गुनाह नहीं है, सभी जानकारी इनकम टैक्स को दे दी गई है। वसुंधरा जी के ऊपर जो आरोप है ये बेबुनियाद है और ये आरोप में न कोई लीगलिटी है न कोई करप्शन है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र की, राजस्थान की और हमारी भारत सरकार पूरी तरह वसुंधरा जी के साथ खड़ी है। एनसीपी के बड़े नेता और महाराष्ट्र के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री छगन भुजबल से संबंधित ठिकानों पर एंटी करप्शन के बाद अब ईडी के छापे। भुजबल पर करोड़ों के घोटाले का आरोप है। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले हफ्ते ही भुजबल के खिलाफ 2 केस दर्ज किए थे। पहला केस महाराष्ट्र सदन घोटाला और कालीना जमीन सौदे में फर्जीवाड़े का है और दूसरा नवी मुंबई में हाउसिंग घोटाले का है। दोनों मामलों में करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप है। ईडी ने इस सिलसिले में सिंगापुर की फर्म के 4 अधिकारियों को भी समन भेजा है, जिसने भुजबल की कंपनी आर्मस्ट्रांग एनर्जी में निवेश किया है। महाराष्ट्र के एंटी करप्शन ब्यूरो ने पिछले दिनों इन्हीं मामलों में छगन भुजबल के नासिक, पुणे और मुंबई समेत कुल 17 जगह पर छापे मारे थे। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी पर निशाना साधने को लेकर बीजेपी महासचिव राम माधव की बड़ी फजीहत। उपराष्ट्रपति कार्यालय का दावा, केंद्र सरकार ने योग दिवस समारोह में शामिल होने का न्योता नहीं भेजा था। योग दिवस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति के शामिल नहीं होने पर बीजेपी के महासचिव राम माधव ने ट्विटर पर लिखा था 2 सवाल, क्या करदाताओं के पैसों से चलने वाला राज्यसभा टीवी योग दिवस कार्यक्रम को पूरी तरह से ब्लैकआउट किया है। योग दिवस कार्यक्रम में राष्ट्रपति शामिल हुए लेकिन उपराष्ट्रपति नहीं आए। हालांकि बाद में राम माधव ने अपना ट्वीट हटाते हुए माफी मांगी और कहा कि उन्हें बाद में ये पता चला कि उपराष्ट्रपति बीमार हैं, लेकिन अब उपराष्ट्रपति कार्यालय ने ये साफ किया है कि उन्हें तो कार्यक्रम में आने का न्योता ही नहीं दिया गया। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी राज्यसभा के सभापति होने की वजह से राज्यसभा टीवी के प्रमुख भी हैं। केंद्र ने सभी केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालय में 6ठी से लेकर 12वीं तक योग को अनिवार्य तौर पर शामिल करने का फरमान जारी किया है। इसके सिलेबस का विमोचन आज खुद केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली में किया। दिल्ली में पहले राष्ट्रीय योग शिक्षक सम्मेलन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी ने बच्चों के साथ शिक्षकों के लिए भी योग के सिलेबस का विमोचन किया। 6ठी से 10वीं तक के
क्लास में योग की मार्किंग में 80% प्रैक्टिकल और 20% थ्योरी पाठ्यक्रम के आधार पर मार्किंग होगी। इसके अलावा बीएड, एमएड के साथ डाइट के कोर्स में भी योग को अनिवार्य किया गया है। समारोह में दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया भी शामिल हुए। 17 जुलाई को 1 से लेकर 12वीं तक के सभी किताबों के लिए एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाना है। महाराष्ट्र के वर्धा जिला में मिला मध्य प्रदेश के स्वतंत्र पत्रकार का शव, खनिज माफिया पर मारने का आरोप। मध्य प्रदेश के बालाघाट में स्वतंत्र पत्रकारिता करने वाले संदीप कोठारी की हत्या के मामले में पुलिस ने ब्रजेश डहरवाल और विशाल दांडी नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। तीसरा राकेश नसवानी फिलहाल फरार है। संदीप कोठारी को 19 जून को बालाघाट के कटंगी तहसील से अगवा किया था। 20 जून की रात को उसका शव महाराष्ट्र के वर्धा जिले से सिंधी रेलवे स्टेशन परिसर में मिला। बताया जा रहा है खनिज माफिया से जुड़े लोग संदीप पर कुछ मुकदमे वापस लेने का दबाव बना रहे थे और ऐसा नहीं करने पर उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस को शक है कि संदीप कोठारी की हत्या आपसी रंजिश का भी नतीजा हो सकती है, क्योंकि खुद संदीप कोठारी की छवि आपराधिक है। खनन माफिया के खिलाफ खबर लिखने वाले मध्य प्रदेश के पत्रकार की हत्या के बाद विपक्ष के निशाने पर है शिवराज सरकार। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि खनन के खेल में शिवराज का परिवार भी शामिल है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में ये सारा प्रकरण चला हुआ है। मुख्यमंत्री का पूरा परिवार इसमें जुटा हुआ है। स्वयं शिवराज सिंह चौहान जी के जो साले साहब हैं वो बालाघाट में माइनिंग कर रहे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि खनन माफिया के हाथों पिछले कुछ दिनों में 5 लोगों की हत्या हो चुकी है और शिवराज सरकार जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कर रही है। यूपी के शाहजहांपुर के पत्रकार जगेंद्र सिंह के परिवार को अखिलेश सरकार ने 30 लाख रुपए देने का भरोसा दिया है। साथ ही यूपी सरकार जगेंद्र सिंह के परिवार के 2 सदस्यों को सरकारी नौकरी भी देगी। अखिलेश यादव ने परिवार को भरोसा दिया कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा। अखिलेश यादव के भरोसे पर परिवार ने अपना धरना और अनशन खत्म करने का फैसला किया। परिवार के लोग पिछले कुछ दिनों से धरने पर बैठे थे, जबकि पत्रकार जगेंद्र की पत्नी अनशन पर बैठी थी। आरोप है कि यूपी के मंत्री राममूर्ति सिंह वर्मा के अवैध कामों के बारे में फेसबुक पर लिखने के कारण स्वतंत्र पत्रकार जगेंद्र सिंह को शाहजहांपुर में 1 जून को जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी। इलाज के दौरान लखनऊ में 8 जून को उनकी मौत हो गई थी। पत्रकार हत्याकांड में मायावती की पार्टी बीएसपी के 2 नेताओं ने जगेंद्र के घर वालों और सीएम अखिलेश के बीच मध्यस्थता की। सवाल है आखिर क्यों? इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। पत्रकार जगेंद्र के घर वालों और सीएम अखिलेश यादव के साथ 2 बीएसपी नेता सोफे पर बैठे हैं। ये है बीएसपी के एमएलसी जयेश प्रसाद और रामू द्विवेदी। ऐसा माना जा रहा है कि इनकी वजह से ही जगेंद्र के घर वालों और यूपी सरकार में समझौता हुआ। दरअसल दिसंबर में इन दोनों का बतौर एमएलसी कार्यकाल खत्म हो रहा है। जयेश और रामू इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और कहा जा रहा है कि इसीलिए दोनों ने मिलकर डील करा दी। जो काम बड़े बड़े नेता और अफसर नहीं कर पा रहे थे, वो काम बीएसपी के इन नेताओं ने करा दिया। अब सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव इन्हें टिकट देकर इनाम देंगे? यूपी के शाहजहांपुर में पत्रकार की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया। 2 हफ्ते में मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दिल्ली के एक पत्रकार सतीश जैन ने दाखिल की है और ये मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही पत्रकार जगेंद्र सिंह की हत्या की सीबीआई से जांच कराई जाए। याचिका में यह भी कहा गया है कि पिछले 2.5 साल में पूरे देश में 79 पत्रकारों की हत्या हो चुकी है और पत्रकारों की सुरक्षा खतरे में है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट देश भर में पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर भी दिशा निर्देश जारी करे। शाहजहांपुर में पत्रकार जगेंद्र सिंह को जलाकर मारने के मामले में यूपी के मंत्री राममूर्ति सिंह वर्मा समेत 5 पुलिस वालों पर केस दर्ज हुआ है, लेकिन यूपी सरकार ने अभी तक मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिहार की, जहां पर एनडीए में फूट पड़ गई है। उपेंद्र कुशवाहा ने शर्त क्या रखी है, आइए आपको दिखाते हैं। एनडीए में बीजेपी की सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने कहा बिहार में सीएम पद को लेकर मतभेद और टकराव। आरएलएसपी ने पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा को सीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश किया। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी बिहार में लड़ने के लिए बीजेपी से 67 सीटों की मांग कर रही है।
कुशवाहा अभी केंद्र में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री हैं। कुशवाहा की पार्टी का कहना है कि अगर एनडीए कुशवाहा के नेतृत्व में चुनाव लड़ती है तो काफी फायदा होगा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर टकराव की स्थिति है और उस टकराव की स्थिति से बचने के लिए भी एक रास्ता हो सकता है जिसको हमारी पार्टी ने सुझाने का काम किया। बिहार में बीजेपी के नेता सुशील मोदी का कहना है कि बीजेपी वक्त आने पर फैसला करेगी। राजधानी दिल्ली में केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और नगर निगम के अधीन आने वाले अस्पतालों के करीब 15,000 रेजिडेंट डॉक्टर आज से हड़ताल पर चले गए, जिसके चलते यहां आने वाले मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम मौजूद है राम मनोहर लोहिया अस्पताल में, जो कि केंद्र सरकार के अधीन आता है। यहाँ पर जो लोग इलाज करने के लिए आए हैं, इन लोगों से बात करते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट करवाना था, मरीज को लेके आया था, जिसकी निकालनी है उसको भी और जिसको लगाना उसको भी। आज ही की डेट थी क्या? जी, आज ही सोमवार का डेट था, तो वहाँ कोई है ही नहीं। करीब 15,000 रेजिडेंट डॉक्टर दिल्ली के जो है वो स्ट्राइक पर चले गए। ऐसे में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एमपी के ग्वालियर में पुलिस थाने में मंचलों की तरह लड़की से मारपीट करते और फप्तियां कसते नजर आए पुलिस वाले। मीडिया में खबर आने के बाद 2 पुलिस वाले निलंबित। एक शख्स ने शिकायत की थी कि इस लड़की ने उसे 1,000 रुपए लेकर चंपत हो गई है। उसी के बाद इस लड़की को पकड़कर थाने लाया गया था। नियम के मुताबिक एक महिला से महिला पुलिसकर्मी ही पूछताछ कर सकती है, लेकिन ग्वालियर के कोतवाली थाने में तो सारे नियम कायदे कानून ही ताक पर रख दिए गए। बिहार के गया के एक ही गांव के 18 छात्र छात्राओं ने आईआईटी प्रवेश परीक्षा पास की। पटवाटोली गांव से पहली बार किसी लड़की ने आईआईटी प्रवेश परीक्षा पास कर अपने गांव का नाम रोशन किया। बिहार के गया जिले के पटवाटोली गांव के बच्चे अपनी बड़ी कामयाबी का जश्न मना रहे हैं। बुनकरों के गांव से एक साथ 17 छात्र और एक छात्रा ने आईआईटी प्रवेश परीक्षा पास कर पूरे बिहार का नाम रोशन किया। इस बार गांव के लिए बड़े गर्व की बात यह है कि पहली बार गांव की बेटी दीपा ने देश की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में माने जाने वाले आईआईटी में सफलता हासिल की। मुझे हमेशा लगता था कि लड़कों से पीछे क्यों, मैं भी तो उनके साथ चल सकती हूँ, इसीलिए मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ। नई दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में 5 करोड़ के नकली डॉलर बरामद। पुलिस ने अफ्रीकी मूल के एक शख्स को किया गिरफ्तार। डॉलर्स की इन गड्डियों को देखकर किसी की भी आंखें चौंधिया सकती हैं, लेकिन चौंकिए मत। दरअसल आंध्र प्रदेश के किसान मारवेल्ला वेंकटरमन को सितंबर 2014 में एक ईमेल भेजकर करोड़ों रुपए दान में मिलने का लालच दिया गया। इसके बाद ठग ने किसान को पैसे दिलाने के नाम पर 6 लाख रुपए ऐंठ लिए और बाकी पैसे लेने उसे दिल्ली बुलाया। दिल्ली पहुंचने पर जब किसान से ठग ने और पैसे मांगे तो उसे शक हुआ और उसने पुलिस को खबर दे दी। ये खबर आपके लिए भी एक सबक है, क्योंकि आए दिन देश में कहीं न कहीं इसी तरह फर्जी ईमेल के जरिए पैसे का लालच देकर लोगों को ठगा जा रहा है। यूपी के आगरा में सर्राफा कारोबारी से लूट, 1 करोड़ के गहने और स्कूटी लेकर फरार हुए बदमाश। सर्राफा कारोबारी रिंकू बंसल से लूट की ये वारदात आगरा के हरी पर्वत इलाके में हुई, जहां 5 नकाबपोश बदमाशों ने तमंचे के बल पर पहले तो रिंकू बंसल की चेन लूट ली और फिर स्कूटी लेकर फरार हो गए। रिंकू बंसल की स्कूटी में 1 करोड़ रुपए के गहने भी रखे थे, जिसे वो दुकान से घर ले जा रहे थे। आगरा पुलिस को अब तक लुटेरों का कोई भी सुराग नहीं मिला है। घटना के बाद आगरा के सर्राफा व्यवसायी दहशत में हैं। पश्चिम बंगाल के बालूरघाट में करवा प्यार में खून और खुदकुशी। 20 साल के एक युवक ने पहले नाबालिग लड़की का गला रेता और फिर उसी छुरे से अपनी जान ले ली। पश्चिम बंगाल के दक्षिणी दिनाजपुर जिले का बालूरघाट इस वारदात से सन्न है। हत्यारे युवक की उम्र 20 साल थी और लड़की की 14 साल। दोनों का परिवार आसपास ही रहता है। बताया जाता है कि युवक लड़की से एक तरफा प्यार करता था और कई बार इजहार भी किया था, लेकिन लड़की नहीं मान रही थी। सोमवार को जब लड़की ने एक बार फिर से उसे मना कर दिया तो उसने साथ लाए छुरे से उसका गला रेत दिया और फिर खुदकुशी कर ली। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और मिलिटेंटों के बीच की मुठभेड़ में 2 मिलिटेंट ढेर, एक स्थानीय नागरिक की भी मौत।
सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि कुलगाम के रेडविनी बाला इलाके में लश्कर ए तैयबा के 2 मिलिटेंट छुपे हैं, जिसके बाद रविवार शाम पूरे इलाके को घेरे में लेकर तलाशी शुरू की गई। इसी दौरान मिलिटेंट्स ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। रात 8:30 बजे से आज सुबह 10:30 बजे तक चली इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 मिलिटेंट को मार गिराया। गोलीबारी में आसिफ रशीद नाम का एक स्थानीय नागरिक भी मारा गया। मिलिटेंट से मुठभेड़ में सेना के 2 जवान भी घायल हुए हैं। स्थानीय नागरिक के मारे जाने के विरोध में यहां लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया है। मुंबई के पास समुद्र में डूब रहे कार्गो जहाज पर सवार 20 लोगों को नौसेना और कोस्ट गार्ड की मदद से बचाया गया। रविवार रात कार्गो जहाज ने संदेश भेजकर नौसेना से मदद मांगी थी। सोमवार सुबह बचाव अभियान में तेजी लाते हुए नौसेना ने कार्गो जहाज जिंदल कामाक्षी पर सवार क्रू मेंबर और कैप्टन सहित कुल 20 लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से बचा लिया। इन्हें कोलाबा के नेवल स्टेशन INS शिक्रा पर लाया गया। कंटेनर से लदा जिंदल कामाक्षी जहाज गुजरात के मुद्रा से कोच्चि जा रहा था। रविवार रात मुंबई के समुद्र तट के पास पानी भरने से ये एक तरफ झुकने लगा था। खबर मिलते ही नौसेना ने रात में ही मदद के लिए एक जहाज भेज दिया। मॉनसून के अच्छे संकेत और ब्याज दर घटने की उम्मीद से शेयर बाजार में आज बड़ी बढ़त देखी गई। BSE का सेंसेक्स आज 414 अंक चढ़कर 27,730 के आंकड़े पर पहुंच गया। निफ्टी में भी 128 अंकों का उछाल आया। निफ्टी 8,353 अंकों पर बंद हुआ। यूरोपीय देश ग्रीस में भी कर्ज संकट सुलझने की वजह से बाजार में थोड़ा असर देखा गया। टीम इंडिया का जिम्बाब्वे दौरा रद्द। खिलाड़ियों की थकान और प्रसारण विवाद के चलते दौरा रद्द। अगले महीने से था दौरा। बताया जा रहा है कि टीम इंडिया ने इंग्लैंड दौरे के बाद से लगातार क्रिकेट खेलने को लेकर शिकायत की थी, जिसके बाद BCCI ने यह कदम उठाया है। लेकिन आधिकारिक तौर पर कहा जा रहा है कि ब्रॉडकास्टर 10 स्पोर्ट्स के साथ कुछ मुद्दों पर विवाद की वजह से BCCI ने यह फैसला लिया है। टीम इंडिया 10 जुलाई से जिम्बाब्वे के दौरे पर जाने वाली थी। दौरे पर टीम इंडिया को 3 वनडे और 2 T20 मैच खेलना था। अब कहा जा रहा है कि यह दौरा अगले साल हो सकता है। टीम इंडिया ने पिछली बार जुलाई 2013 में जिम्बाब्वे का दौरा किया था और 5 वनडे मैचों की सीरीज में 5-0 से घरेलू टीम का सफाया किया था। बांग्लादेश के हाथों वनडे सीरीज में हार के बाद वनडे टीम के कप्तान MS धोनी पर कप्तानी छोड़ने का दबाव बढ़ा। दूसरे वनडे में मिली करारी हार के बाद वनडे टीम के कप्तान MS धोनी भी कप्तानी छोड़ने के संकेत दिए। If you remove me and the Indian cricket will start doing really well, and if I am the reason for all the bad that's happening to Indian cricket, definitely I would love to step away and play as a player. कल बांग्लादेश के मीरपुर में दूसरे वनडे में भी टीम इंडिया ने घुटने टेक दिए। बांग्लादेश के हाथों 6 विकेट से मिली हार के बाद टीम इंडिया के कप्तान धोनी की कप्तानी को लेकर बहस छिड़ गई है। बांग्लादेश के खिलाफ लगातार 2 वनडे मैच में मिली हार के बाद ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि टीम में भी धोनी के साथ कई खिलाड़ियों की नहीं बन रही है। पूर्व क्रिकेटर मनोज प्रभाकर ने भी कहा है धोनी को अब वनडे क्रिकेट की कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। धोनी टेस्ट क्रिकेट से पहले ही संन्यास ले चुके हैं। बांग्लादेश मैच के बाद टीम इंडिया के मशहूर फैन सुधीर गौतम पत्थरबाजी से बाल बाल बचे। बांग्लादेश के फैंस ने किया था हमला। सुधीर गौतम ढाका में जब दूसरे वनडे मैच के बाद स्टेडियम से बाहर निकल रहे थे, अचानक बांग्लादेश के फैन सुधीर गौतम को मौके से खदेड़ने लगे। खतरे का एहसास करने के बाद सुधीर स्टेडियम के बाहर की ओर भागे। गेट नंबर 1 पर पहुंचने के बाद पुलिस ने भीड़ से बचाकर सुधीर को ऑटो में बैठा दिया, लेकिन भीड़ ऑटो के पीछे पड़ गई। ऑटो पर लगे पर्दे फाड़ दिए, पत्थरबाजी करने लगे। किसी तरीके से सुधीर ने जान बचाई। आज तक ऐसा नहीं हुआ सर, क्योंकि उन्होंने साफ और स्पष्ट शब्दों में बोला कि वर्ल्ड कप में जो क्वार्टर फाइनल में हार हुई टीम इंडिया को बदला लेंगे, और बदला हमें मार कर लेना चाह रहे थे, लेकिन हम अच्छी किस्मत थी कि 2 सिपाही वालों की वजह से हम आज बच के यहाँ तक पहुँच गए। अफगानिस्तान की संसद पर तालिबान का आतंकी हमला। संसद की कार्यवाही के दौरान आतंकियों ने 5 धमाके किए। पीटीआई के मुताबिक राजधानी काबुल में सोमवार सुबह संसद की कार्यवाही शुरू हुई। उसी दौरान आतंकियों ने संसद के मेन गेट पर हमला बोला। आतंकियों ने एक कार को धमाके से उड़ाने के बाद संसद परिसर में घुसने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्यवाही में उन्हें रोक दिया। इसके बाद आतंकी पास ही की एक निर्माणाधीन इमारत में घुस गए और वहां से रॉकेट लॉन्चर के जरिए संसद को निशाना बनाने की कोशिश की। पीटीआई के मुताबिक हमले में 31 लोग घायल हुए हैं, जबकि 7 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। ताजा हमले को अफगानिस्तान की शांति बहाली की प्रक्रिया में बड़ा झटका माना जा रहा है।
संसद पर आतंकी हमले के बाद अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और भारतीय राजनयिकों से कहा गया है कि अगले कुछ दिनों तक बिना सुरक्षा के वो बाहर नहीं निकले। अफगानिस्तान के संसद पर हमले के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि अफगानिस्तान की संसद पर हमला घिनौना और कायराना काम है। प्रजातंत्र में इस तरह के हमलों की कोई जगह नहीं है। इस हमले में जो घायल हुए हैं उनके लिए दुआ करता हूं। भारत इस नाजुक घड़ी में अफगानिस्तान के साथ खड़ा है। 13 साल तक अफगानिस्तान में रहने के बाद नाटो की सेनाएं वहां से वापस हुई हैं। राष्ट्रपति चुनाव के बाद अफगानिस्तान लोकतंत्र की राह पर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में तालिबान दोबारा सिर उठाने की कोशिश में है।